ये लेसन नंबर 8 ट्वेल्थ क्लास के लिए अक्षेत्रीय आकांक्षाएं। अक्षेत्रीय आकांक्षाओं को जो अक्षेत्र की आकांक्षाएं हैं, जैसे अलग अलग अक्षेत्रों की अलग अलग आकांक्षाएं हैं। वो चाहते हैं भारत के संघ से अलग होना, अपना अलग से राज्य, अपना अलग से देश बनाना। तो इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे अक्षेत्रीय आकांक्षाओं को। अक्षेत्रीय आकांक्षाओं को अक्सर अक्षेत्र विशेष की भाषा से अभिव्यक्त किया जाता है और ये आकांक्षाएं स्थानीय जनता या शासकों को संबोधित की जाती हैं। यहाँ जो पोस्टर दिखाया गया है उसे इस संदर्भ में विशेष कहा जाएगा कि उसमें 7 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है। स्पष्ट है कि इन भाषाओं के इस्तेमाल का उद्देश्य तमाम भारतीय नागरिकों तक अपनी बात पहुंचाना है। पोस्टर से यह बात साफ जाहिर है कि अक्षेत्रीय आकांक्षाओं का राष्ट्रीय भावनाओं से कोई बुनियादी टकराव नहीं है। इस अध्याय में आज़ादी के बाद के पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही। इसने इसके बारे में इस किताब के पहले अध्याय में पढ़ा था, लेकिन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया एक ही बार में पूरी नहीं हो जाती। वक्त गुजरने के साथ नई चुनौतियाँ आई। कुछ पुरानी समस्याएं ऐसी थी कि उनका समाधान पूरी तरह से न हो सका था। लोकतंत्र के रास्ते पर जैसे जैसे हम बढ़े, वैसे वैसे अलग अलग इलाकों के लोगों में स्वायत्तता की भावना पैदा हुई। कभी कभी स्वायत्तता की आकांक्षा की अभिव्यक्ति भारत के संघीय ढांचे के हदों को पार करके भी हुई। ये स्वायत्तता का अर्थ है अलग, अपने आप को अलग कर लेना। स्वायत्तता को ऐसी आकांक्षाओं ने कभी कभार हिंसक रूप लिया और संघर्ष लंबा खींचा। इन संघर्षों में लोगों ने आक्रामक तेवर अपनाए और बहुधा हथियार भी उठाए। यह नई चुनौती 1980 के दशक में पूरी ताकत के साथ उभरी थी। इस वक्त तक जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग अपनी अंतिम सांसें ले चुका था और केंद्र में थोड़ी बहुत राजनीतिक स्थिरता की स्थिति थी। इस दशक को कुछ बड़े संघर्ष और समझौते के दशक के रूप में याद किया जाएगा। इस दशक में असम, पंजाब, मिजोरम, जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सर उठाया और सरकार को बड़े जतन के साथ समझौते करने पड़े। इस अध्याय में हम उन्हीं मामलों के बारे में पढ़ेंगे ताकि इन सवालों को उठा सके। अक्षेत्रीय आकांक्षाओं और उनमें उपजे तनाव को किन कारणों से बल मिलता है। भारत सरकार ने ऐसी चुनौतियों और तनाव के प्रति क्या कदम उठाए। लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन साधने में किस किस्म की कठिनाइयाँ आती हैं। लोकतंत्र में विविधताओं के बीच एकता कायम करने के लिहाज से हमें क्या चीज़ सीख मिलती है। अक्षेत्रीय आकांक्षाएं, अक्षेत्र और राष्ट्र। 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में देखा जा सकता है। इस दौर में देश के कई हिस्सों से स्वायत्तता की मांग उठी और इसने संवैधानिक हदों को भी पार किया। इन आंदोलनों में शामिल लोगों ने अपनी मांगों के पक्ष में हथियार उठाए। सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की और इस क्रम में राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। आश्चर्य नहीं कि स्वायत्तता की मांग को लेकर चले अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे। जो स्वायत्तता की मांग को लेकर ये संघर्ष था, ये इसका दौर लंबे समय तक चला। इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार को सुलह की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा अथवा स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूह से समझौते करने पड़े। बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सका। बातचीत का लक्ष्य यह रखा गया कि विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में रहकर निपटा लिया जाए। बहरहाल समझौतों तक पहुंचने की यह यात्रा बड़ी दुर्गम रही और इसमें जब तक हिंसा के स्वर उभरे। भारत सरकार का नज़रिया। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हुए विविधता के इस बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारी नज़रों में बार बार गुजरी है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों और भाषाई समूह को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा।
भारत के विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूह को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। हमने एकता की भावधारा से बंधे एक ऐसे सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया था जिसमें समाज को आकार देने वाली तमाम संस्कृतियों की विशेषता बनी रहे। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। राष्ट्र का मतलब यह नहीं कि क्षेत्र को नकार दिया जाए। इस अर्थ में भारत का नज़रिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा, जहाँ सांस्कृतिक विभिन्नता है को राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा गया। क्या इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्रवाद सांप्रदायिकता के समान खतरनाक नहीं है? क्या हम ये भी कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद अपने आप में खतरनाक नहीं? भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। जो भारत ने विविधता, भारत में अलग अलग डाइवर्सिटीज है, तो इसके स्थान पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है और लोकतंत्र क्षेत्रीय को राष्ट्र विरोधी नहीं मानता। इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा अथवा किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करें। इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और बलवती होती हैं। साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का एक अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाएगा और उन्हें इसमें भागीदारी भी दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था में कभी कभी तनाव या परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय एकता के सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं और ज़रूरतों पर भारी पड़े। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्षेत्रीय सरोकार के कारण राष्ट्र की वृहत्तर आवश्यकताओं से आंखें मूंद ले। जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो, साथ ही राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, कि वही विविधताओं का सम्मान होना चाहिए। ये विविधताएं सभी देशों में हैं, अलग अलग। किसी देश में धर्म के आधार पर, किसी में भाषा के आधार पर, किसी में क्षेत्र के आधार पर, किसी में अलग अलग विविधताएं हैं खान पान के आधार पर। वहाँ क्षेत्रों की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है। तनाव के दायरे। आपने पहले अध्याय में पढ़ा कि आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश को विभाजन, विस्थापन, देशी रियासतों के विलय और राज्यों के पुनर्गठन जैसी कई उन मसलों से जूझना पड़ा। देश और विदेश के उन अनेक पर्यवेक्षकों का अनुमान था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। देश और विदेश के पर्यवेक्षक जो जानकार थे, उनका अनुमान था कि भारत के अंदर एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग विभिन्नताएं हैं। भारत के अंदर जो आज 28 राज्य हैं, सभी की अपनी अपनी भाषाएं, सभी की अपनी अपनी संस्कृति, सभी का अपना अपना खान पान, सभी का अपना अपना वातावरण, ये सारी बातें उनको अलग कर देंगी। ये किसका अनुमान था? पर्यवेक्षकों का। राष्ट्र के रूप में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का मसला सामने आया। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मामला नहीं था। कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का भी इससे जुड़ा हुआ था, सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। ठीक इसी तरह पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भारत का अंग होने के मसले पर सहमति नहीं थी। पहले नागालैंड से और फिर मिजोरम में भारत के से अलग होने की मांग करते हुए जोरदार आंदोलन चले। दक्षिण भारत में भी द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों ने एक समय अलग राष्ट्र की बात उठाई थी। अलगाव के इन आंदोलनों के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चले। शुरू में भाषा के आधार पर जो जन आंदोलन चले थे, तो इसमें 14 राज्यों का गठन किया गया था 1956 में। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे ही आंदोलनों वाले राज्य हैं ये जहाँ पर आंदोलन चले। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों, खासकर तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन चला। सबसे ज़्यादा हिंदी का विरोध कौन से राज्य ने किया? तमिलनाडु ने।
1950 के दशक में के उत्तरार्ध से पंजाबी भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज़ उठाई। इसमें उनकी मांग आखिरकार मान ली गई।